हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अल्जीमर्स डिजीज। आज हम इस वीडियो में अल्जीमर डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, एंड इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, एंड ऑल्सो यहाँ पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, अल्जीमर डिजीज होता क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडी। इसको हम क्या बोलते हैं? एडी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉयज ब्रेन सेल्स लीडिंग टू मेमोरी लॉस, बिहेवियर चेंजेस एंड डिक्लाइन इन थिंकिंग एबिलिटी। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स। यानी कि अल्जीमर डिजीज होता क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव क्या मतलब होता है? यानी कि ये धीरे धीरे से इंक्रीज होता है, यानी कि इसकी सीवियरिटी धीरे धीरे से इंक्रीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर किसी को अल्जीमर डिजीज हुआ है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। जो हो गया तो हो गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वहां पर जो न्यूरॉन्स है उनकी क्या होना? डिजेनरेशन होना, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन सेल्स। यानी कि जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है उनकी डिस्ट्रक्शन होना, उनका डिस्ट्रॉय होना, दैट्स कॉल्ड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी कि ये अल्जीमर डिजीज क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। यानी कि इसके अंदर जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है, ब्रेन के टिश्यूज हैं, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्जीमर डिजीज होता है। एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेमोरी लॉस, यानी कि पेशेंट की मेमोरी लॉस हो सकती है। बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि पेशेंट चिड़चिड़ा हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, ठीक है। या डिक्लाइन इन थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो क्या होती है? कम होती है। यानी कि अब पेशेंट किसी बात पे फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, या मतलब कुछ सोच नहीं पाता, कोई फैसला नहीं ले पाता, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आती है किसके अंदर? अल्जीमर डिजीज के अंदर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्जीमर डिजीज। और क्या है यहाँ पे? ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स। यानी कि डिमेंशिया क्या है? ये भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाता है? मेमोरी लॉस हो जाते हैं, बिहेवियर चेंजेस आते हैं, थिंकिंग एबिलिटीज डिक्लाइन हो जाती हैं, ठीक है। न्यू लर्निंग में हम अच्छे से न्यू लर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है। ये डिमेंशिया में हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या होता है? अल्जीमर डिजीज होता है। यानी कि अल्जीमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। और एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, in Alzheimer disease abnormal protein accumulation occur in brain beta amyloid protein, ठीक है। तो it led to shrink of neurons of brain which cause altered memory, thinking and behavior, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यानी कि अल्जीमर डिजीज के अंदर क्या होता है? एक एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? बीटा एमोलॉइड प्रोटीन, ठीक है। यानी कि जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन है ये क्या करता है हमारे ब्रेन के अंदर? ठीक है, ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको श्रिंक करता है। की वजह से क्या होता है? हमारी मेमोरी में अल्टरनेस आ जाती है, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है एंड बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? बीटा एमिलॉइड प्रोटीन की वजह से होता है, जो एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जो एपीपी प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन, ठीक है। ये एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को श्रिंक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस होती है, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है, बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्जीमर डिजीज। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अल्जीमर डिजीज, यानी यहाँ पर कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से अल्जीमर डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन आइडियोपैथी, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्जीमर है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता है किस वजह से अल्जीमर डिजीज हुआ है, आइडियोपैथिक होता है। बट कुछ अदर कॉजेज भी हैं, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमिलॉइड प्रोटीन इन एरिया ऑफ ब्रेन। मैंने जो अभी बताया था, ठीक है, यानी कि जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन होता है, ठीक है, एपीपी प्रोटीन होता है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे ब्रेन के सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो क्या होता है? श्रिंक होते हैं, एंड उसकी वजह से अल्टर्ड मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है एंड बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? अल्जीमर डिजीज हो सकती है। बीटा एमिलॉइड प्रोटीन ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स। अगर यहाँ पे फैमिली में किसी को अल्जीमर डिजीज हुआ है तो ऑफस्प्रिंग को भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एज, यानी कि ये रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं। एज क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन इन ओल्ड पीपल्स,
मोर देन 65 ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो एज है, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको सिनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं, ठीक है। एल्जीमर डिजीज को क्या हम बोलते हैं, सिनाइल डिमेंशिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिनाइल क्या होता है, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये देखा जाता है मोस्टली। यहाँ पर क्या है, जो मोर देन 65 ईयर्स के एज के पीपल्स होते हैं उनमें एल्जीमर डिजीज को ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जेंडर। जेंडर में क्या है, मोर इन फीमेल्स देन मेल, यानी कि जो फीमेल्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये देखा जाता है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21, यानी कि अगर पेशेंट को ट्राइसोमी 21 है, यानी कि डाउन सिंड्रोम है, तो उसको भी क्या होता है, मोर चांसेस होते हैं किसके, एल्जीमर डिजीज की, ठीक है। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ एल्जीमर डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एल्जीमर डिजीज, यानी कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, मिल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, जिनको मतलब कि इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है ना, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है, इनको हम कैटेगरीज वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मिल्ड, जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट के साथ फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, यानी कि पेशेंट भूल जाता है, मिसप्लेसिंग आइटम्स, मतलब पेशेंट को क्या होता है, उसने कहीं पे चीज रखी होगी और उसके बाद वो भूल जाता है मैंने कहाँ पे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर पाता, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, यानी कि उसको डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रबल रिमेम्बरिंग नेम्स, यानी कि उसको क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है नेम्स को याद रखने में, यानी कि पर्सन्स के नेम्स को याद रखने में, जैसे कोई फ्रेंड हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, उनका नाम क्या है वो भूल जाता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि नेम को याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मूड चेंजेस। यहाँ पर पेशेंट क्या होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, जैसे अभी चुप होगा, अभी बहुत ज्यादा बोलने लगा, अभी एग्रेसिव होगा, अभी खुश होगा, यानी कि मूड चेंजेस आते हैं यहाँ पे पेशेंट को। ये किसके सिम्टम्स होते हैं, अर्ली एल्जीमर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जिसके हम बोलते हैं मिल्ड स्टेज या अर्ली स्टेज ऑफ एल्जीमर डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मॉडरेट, जिसको हम बोलते हैं मिल्ड स्टेज भी और सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है उसकी इंक्रीज्ड मेमोरी लॉस हो जाते हैं, यानी कि और ज्यादा मेमोरी लॉस होती है, ठीक है। डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, जो डेली एक्टिविटीज होती है जैसे ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, ठीक है, तो ये भूल जाता है, उसको डिफिकल्टी होती है ये एक्टिविटीज करने में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको पहचानने में, ठीक है, मतलब क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो बोलता है ये कौन है आप, यानी कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वॉन्डरिंग बिहेवियर, यानी कि वो इधर उधर फिरता रहेगा, वॉन्डरिंग बिहेवियर होगा उसका, ठीक है। एग्रेसिव होगा, इरिटेबिलिटी होगी उसके, यानी कि गुस्सा ज्यादा करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड स्लीप टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, उसको नींद भी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चेंजेस होते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। कौन से स्टेज के अंदर, मिडिल स्टेज या सेकंड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सीवियर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है पेशेंट के साथ, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर, यानी कि इसमें क्या होता है, पेशेंट खुद कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, जो केयर गिवर होता है, यानी कि जो उसकी केयर करता है उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, पेशेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, गार्डियंस के साथ। एंड क्या होते हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ स्वेलिंग रिफ्लेक्स, यानी कि पेशेंट जो होता है वो स्वेल नहीं कर पाएगा कुछ भी, यानी कि अगर हम उसको पानी देंगे वो एस्पिरेट हो जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, वो खाने को स्वेल नहीं कर पाएगा, स्टोमक के अंदर ले नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बेड रिटर्न होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, टोटली बेड रिटर्न होता है, ठीक है। यानी कि अब वो इधर उधर घूमता फिरता नहीं है, बस ओनली कहाँ पे होता है, बेड पे ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, यानी कि निमोनिया के ज्यादा चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन का रिस्क होगा वो निमोनिया का होगा, जिसको एल्जीमर डिजीज होगी, लास्ट स्टेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, दैट्स निमोनिया हो सकता है पेशेंट को। ये हो गए स्टेजेस ऑफ एल्जीमर डिजीज। अब हम बात करते हैं साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ एल्जीमर डिजीज। अब यहाँ पर कौन कौन से और सिम्टम्स यानी कि जनरल सिम्टम्स पेशेंट को अपीयर होंगे जिसको एल्जीमर डिजीज होगा।
यहाँ पर क्या है, मेमोरी लॉस होगी, ठीक है। डिफिकल्टी लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी जो न्यू थिंग्स होंगे उनमें मतलब समझने में, सीखने में उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। डिसओरिएंटेशन होगा, यानी कि पेशेंट को पता ही नहीं होगा आज टाइम क्या है, प्लेस क्या है, मैं ये कौन सा पर्सन है, ठीक है, आज मैं कहाँ पे हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, डिसओरिएंटेड होगा वो, ठीक है। पोर जजमेंट, वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, वो जज नहीं कर पाएगा, माने यानी कि उसकी थिंकिंग जो एबिलिटीज है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज है वो उसने लॉस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेशेंट को डिप्रेशन होगा, ठीक है, एंजाइटी होगी पेशेंट को, ठीक है, एग्रेसिव होगा पेशेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, ठीक है, वॉन्डरिंग होगा, वो एक ही जगह नहीं रहेगा, ठीक है, जब अर्ली स्टेज में वो वॉन्डरिंग करता रहेगा, इधर उधर फिरता रहेगा, हेलुजिनेशन होगा, ठीक है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसमें हमें देखने को मिलेंगे, एल्जाइमर डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स किसको इंडिकेट करते हैं, एल्जाइमर डिजीज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ एल्जाइमर डिजीज, यानी कि किस तरह हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं उसको क्या हुआ है, एल्जाइमर डिजीज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट एंड फैमिली, यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन करनी है किससे, पेशेंट से एंड फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव टेस्ट करना है, यानी कि मिनी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं कॉग्निटिव टेस्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MMSE एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपने मेंटल हेल्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स होते हैं, टास्क देते हैं पेशेंट को वो करने को, उससे हमें पता चलता है उसका कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इमेजरिंग टेस्ट कर सकते हैं हम, दैट इज MRI कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, टू चेक आउट श्रिंक ऑफ ब्रेन एरिया, यानी कि जो ब्रेन एरिया है, जितना भी ब्रेन है, कौन से पार्ट में, कौन से लोब में क्या हुआ है, न्यूरॉन्स श्रिंक हुए हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है, श्रिंक ऑफ ब्रेन, ठीक है, वो कौन सा होता है, फ्रंटल लोब हो सकता है या टेम्पोरल लोब हो सकता है। ये फ्रंटल लोब हो गया, ये टेम्पोरल लोब हो गए, ठीक है। यानी कि इन एरियाज में ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूरॉन्स श्रिंक होने के, और ये हमें कैसे पता चलेगा, MRI से पता चलेगा एंड CT स्कैन से पता चलेगा। और यहाँ पर क्या है, ब्रेन की एट्रोफी तो नहीं हुई है, ठीक है, एट्रोफी ऑफ ब्रेन हम पता कर सकते हैं किससे, MRI एंड CT स्कैन से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेट स्कैन, ये भी एक मेजरिंग टेस्ट है, ठीक है। पेट स्कैन में हम क्या करते हैं, ठीक है, एमोलाइड डिपोजिशन देखते हैं, यानी कि जो एमोलाइड प्रोटीन है, ठीक है, वो डिपॉजिट तो नहीं हुआ, एंड यहाँ पर क्या है, CSF एनालिसिस भी कर सकते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमोलाइड प्रोटीन तो नहीं है वहां पे, यानी ये क्या है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन है। हमने कॉजेज में भी बताया था, ये क्या कर सकता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को श्रिंक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टर्ड मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर हो सकता है, यानी कि एल्जाइमर डिजीज हो सकती है, ठीक है। ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एल्जाइमर डिजीज। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज। मैंने पहले ही बताया था, डेफिनेशन में ही मैंने एक्सप्लेन किया था, ये क्या है, एक इरिवर्सिबल डिजीज है, यानी कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते, बट इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन क्यूरेबल डिजीज होते हैं, ओनली सिम्टम्स कंट्रोल, यानी कि ओनली हम सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन E 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, यानी कि ये विटामिन E क्या होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरो डिजनरेशन हो जाते हैं, न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, वो डिक्रीज होते हैं, इट डिक्रीजेस द डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो विटामिन E होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पर हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट श्रिंक ऑफ न्यूरॉन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, यानी कि एल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है, ठीक है, जो बीटा एमोलाइड प्रोटीन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स को क्या करता है, श्रिंक करता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो श्रिंक ऑफ न्यूरॉन्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उससे प्रिवेंट होगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो श्रिंक ऑफ न्यूरॉन्स है वो नहीं होगा अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड देंगे पेशेंट को, ठीक है, एल्जाइमर पेशेंट को।
एंड यहाँ पर क्या होता है, जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये हमारे न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग्स, यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसको, एल्जाइमर पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं हम, ठीक है, रोवास्टिग्माइन है एंड नियोस्टिग्माइन है, ये हम ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड कर सकते हैं बिहेवियर थेरेपी, यहाँ पर बिहेवियर चेंजेस हुए पेशेंट के अंदर, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, यहाँ पर उसका बिहेवियर ठीक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉग्निटिव थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, एंड पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम डेली क्या देंगे, टास्क देंगे, इतने टाइम में इसको ये करना है। ठीक है, यानी कि कुछ पजल देंगे, इसको ये सॉल्व करना है, ठीक है, इतने टाइम के अंदर, यानी कि उसकी एबिलिटीज को, ठीक है, इंक्रीज करना है, यानी कि थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना है, दोबारा मतलब कि वो सोच सके, दोबारा वो जजमेंट ले सके, दोबारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, यानी कि इस तरह की कुछ मतलब क्या करनी है, एक्टिविटीज करवानी है पेशेंट को, काउंसलिंग करनी है यहाँ पे पेशेंट को। ठीक है, इस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं अल्जाइमर डिजीज को, यानी कि ट्रीट नहीं कर सकते, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नर्स का रोल क्या है किसके अंदर, अल्जाइमर डिजीज पेशेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एंश्योर करना है पेशेंट सेफ्टी, यानी कि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले, यानी कि जहां पर पेशेंट है उसके आसपास शार्प थिंग्स ना हो, यानी कि जिसकी वजह से वो खुद को हार्म कर सके। अगर यहाँ पर पेशेंट बेड रिडन है तो बेड की जो साइड रेल्स होती हैं वो लगा के रखनी है। ठीक है, यानी कि पेशेंट गिर ना जाए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे मेंटेन करना है कॉम इन्वायरमेंट, यानी कि ज्यादा शोर शराबा वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा ब्राइट लाइट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉम एंड कूल एनवायरनमेंट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कीप ए फिक्स्ड डेली रूटीन, यहाँ पर क्या करना है, हमें एक डेली रूटीन फिक्स करके रखना है, यानी कि इतने टाइम पे इसको उठना है, इतने टाइम पे इसको मतलब क्या करना है, खाना खाना है, इतने टाइम पे इसको मेडिकेशन करनी है, इतने टाइम पे इसको वॉक करवाना है। ठीक है, इतने टाइम पे इसको ये एक्टिविटी करनी है, एक फिक्स्ड क्या है रूटीन बना के रखना है, एक टाइम टेबल बना के रखना है यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे यूज सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल वे क्लियर वे से उसको कम्युनिकेट कराना है पेशेंट को। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स यहाँ पे, ठीक है, प्रोवाइड कराना है ओरिएंटेशन एड्स, यानी कि पेशेंट को ओरिएंटेट करके रखना है। यहाँ पर पेशेंट क्या होता है, डिसओरिएंटेट होता है टाइम के हिसाब से, ठीक है, पर्सन के हिसाब से, डेट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, उसको कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, तो बट यहाँ पर नर्स का रोल क्या है, उसको ओरिएंटेट करके रखना है। जैसे ओरिएंटेशन एड क्या होता है, यहाँ पर क्लॉक होती है, क्लॉक से उसको क्या पता चलेगा, टाइम क्या है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग वो ओरिएंटेट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कैलेंडर, यानी कि डेट के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसको ओरिएंटेट रहेगा पेशेंट, यानी कि आज ये महीना चल रहा है, आज ये डेट है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या नेम टैग्स रख सकते हैं, यानी कि जो भी मेंबर्स होते हैं घर के उनके नेम टैग्स रख सकते हैं, यानी कि इसका नेम ये है, इसका नेम ये है। ठीक है, इस तरह उनको मतलब ओरिएंटेट कर सकते हैं पेशेंट को हम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं इन एडीएलएस। एडीएलएस क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, यानी कि जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उसमें असिस्ट कर सकते हैं, जैसे बाथिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, फीडिंग हो गया। ठीक है, इनमें नर्स क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनकरेज करना है इंडिपेंडेंस व्हेन पॉसिबल, यानी कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट छोड़ना है अगर पॉसिबल है। ठीक है, वो खुद ही ये सारा काम करें। और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे सुपरविजन करना है ड्यूरिंग मील टू प्रिवेंट चोकिंग, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसको क्या देखना है, जब वो खाना खा रहा हो तो यहाँ पर पेशेंट को बहुत ही अच्छे से सुपरवाइज करना है, यानी कि एस्पिरेट ना कर पाए पेशेंट। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे प्रोवाइड करना है सॉफ्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, यानी कि सॉफ्ट डाइट यहाँ पे पेशेंट को देनी है एंड न्यूट्रिशन फुल डाइट देनी है, जिसमें सारे वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो। ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं नर्स, यहाँ पे मेंटेन कैसे हाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट को हाइड्रेट करके रखना है, पानी देना है अच्छे से, ताकि जो सेल्स है वो क्या होगा, हाइड्रेटेड रहे एंड नॉर्मली हमारी बॉडी फंक्शन कर पाए। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं नर्स यहाँ पे, मैनेज करना है उसके बिहेवियर इश्यूज को कामली, यानी कि जो बिहेवियर चेंजेस होती है पेशेंट के अंदर उसको क्या करना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है कामली। यानी कि पेशेंट को ऐसे ना हो कि ये हम मेरे साथ गलत कर रही है या गुस्सा कर रही है, एग्रेशन नहीं दिखाना है पेशेंट को, ठीक है। कामली उसको सॉफ्टली उसको क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। ये हो गई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अल्जाइमर डिजीज पेशेंट, यानी कि ये रोल है नर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्स का टू ट्रीट अल्जाइमर पेशेंट, ठीक है। उतना डॉक्टर का रोल नहीं होता है जितना किसका होता है, नर्स का रोल होता है, ठीक है। दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। एंड इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।